नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्ग जिले के पाटन में पिछले 5 दिन से आंदोलन कर रहे भाजपा सांसद विजय बघेल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया। लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लूट का FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी के खिलाफ दुर्ग के भाजपा सांसद ने आमरण अनशन शुरू किया था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आग्रह पर विजय बघेल ने अनशन खत्म किया है। वहीं इससे पहले पाटन स्थित आंदोलन स्थल पर रमन सिंह के अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम प्रेम प्रकाश पांडे और कई वरिष्ठ भाजपा नेता पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। आमरण अनशन शुरू करने के बाद शुरुआती दिनों में विजय बघेल अलग थलग नजर आ रहे थे, लेकिन IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इसके साथ ही आज रमन सिंह ने यह ऐलान भी किया कि शराबबंदी की मांग को लेकर पाटन से शुरू हुआ यह आंदोलन प्रदेश भर में किया जाएगा। आज हमने विजय जी से आग्रह किया कि हमें अपने प्राण में संकट नहीं डालना है, आंदोलन को आगे जारी रखेंगे व्यापक रूप से, मगर इस सरकार के खिलाफ जो हमने अपना आक्रोश था, गुस्सा है, वो गवर्नर के माध्यम से भी हमारे शिष्टमंडल ने दिया। ये हमारे नेतागण के निर्देश में उनकी रणनीति के अनुसार आगे काम करेंगे और ये जो चिंगारी लगी है वो आग का काम करेगा। पाटन क्षेत्र जो आग है वो पूरे छत्तीसगढ़ में फैलेगा। सामाजिक बुराई का विरोध करने वालों को जेल में डाला जाए, ये कहाँ का न्याय है? और एक सांसद को 5 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठना पड़े और शासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल जी ने जो चिंगारी लगाई है, ये अब दावानल के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में फैलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार से आपराधिक प्रकरण, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, ये स्थिति सभी जगह है। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में सरकार और राज्यपाल के बीच अनेक मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष प्रदेश सरकार को राज्यपाल प्रोटोकॉल फॉलो करने की नसीहत दे रही है, तो वहीं सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं और राज्यपाल प्रदेश की संवैधानिक मुखिया है। इन सबके बीच भाजपा को प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। भाजपा कह रही है कि राज्यपाल की मर्यादाओं का उल्लंघन सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार अपनी सीमा तय करे, राज्यपाल की सीमा ना बताए। वहीं मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप के सवाल पर कहा कि आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन की दखलंदाजी क्यों बढ़ रही है, राजभवन में राजनीतिकरण क्यों हो रही है। वहीं उन्होंने इन सवालों का जवाब तो केंद्र और भाजपा नेताओं को देने की बात कही। इसके साथ ही CM भूपेश इस मामले की जानकारी हाईकमान को भी देंगे। आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन का दखलंदाजी क्यों हो रहा है, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये सवाल केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। राज्यपाल महामहिम हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, तो हमें किन बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन चाहिए, किन बिंदुओं को लेकर के उन तक हमको जाना चाहिए, ये हम लोग भी जानते हैं। महामहिम भी हमारे महामहिम हैं, लोकतंत्र में हमारे संरक्षक हैं, इसलिए कहीं तल्खी और टकराहट जैसी कोई बात नहीं। गवर्नर का एक मर्यादा होता है और ये सरकार बार बार उसके उल्लंघन कर रही है, प्रोटोकॉल भी भूल गई। सरकार को ये याद रहना चाहिए कि सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, मगर जो परंपरा रहता है, प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है, उसका पालन करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जैसे उन अधिकारों का कटौती करना, साथ ही परंपराओं को तोड़ना और उसके बाद में सीमा तय करना। कांग्रेस अपनी सीमा तय करे, राज्यपाल की सीमा तय करने की आवश्यकता नहीं। और बुलेटिन में अब बात करेंगे मरवाही के महाभारत की। मरवाही उपचुनाव के जंग में जोगी परिवार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद अब लगभग भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई है। लेकिन जोगी जाति मामले और अमित ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त होने को लेकर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है।
मरवाही उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और बहू ऋचा जोगी का नामांकन खारिज होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सवाल उठाने वाली भाजपा से कहा कि 2003 में नकली आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही जोगी से जुगलबंदी कर ली थी। उन्होंने रमन सिंह पर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट वापस लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो 15 साल में जोगी की जाति प्रमाणित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए। इधर भाजपा में इस मुद्दे को लेकर नेताओं की अलग अलग राय है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस से सवाल किया कि जोगी जब तक कांग्रेस में थे तो आदिवासी थे और पार्टी छोड़ते ही कैसे गैर आदिवासी हो गए। नकली लोग जनजाति वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात करते हैं, उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, उस पर एक अच्छा निर्णय आया है। जनजाति वर्ग के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे और अमित जोगी भी वहीं से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तब भी वो आदिवासी थे। आज यदि वो कांग्रेस में नहीं है तो आदिवासी नहीं है। चुनाव के समय में किसी का भी रद्द करना सरकार के पूर्वाग्रह को दर्शाता है और जनता में सीधा मैसेज जाता है कि चुनाव रोकने के लिए ये किया गया है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखता है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए और उनको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इस चीज को तय करे। लेकिन अगर चूंकि ये अनुसूचित जनजाति एरिया है और उसमें अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहे वो मेरे क्यों ना हो, अगर उसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है और उस समय अगर उनको लगता है जो अधिकारी हैं तो उन्होंने अपने तरीके से प्रोसेस किया हुआ है। लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। मैदान में जोगी भले ही ना हो, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस के लिए मुद्दा जरूर रहेंगे। मरवाही से शरद अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कल होगी, जिसमें वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठों के गठन को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। बैठक के लिए कार्य समिति के सभी सदस्यों को लिंक भेज दी गई है, जिसके जरिए वे सुबह 11 बजे से बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल हो सकेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, रमन सिंह समेत कई बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर हाउसिंग बोर्ड का डंडा चल गया है। 4 सालों से बोर्ड की फीस ना चुकाने वाले बत्रा ने नोटिस जारी होने के बाद 36 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। इसे 28 लाख रुपए अभी और वसूला जाना बाकी है। बत्रा के खिलाफ बोर्ड कानूनी शिकंजा भी कसने जा रहा है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी के बाद क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर लगातार हाउसिंग बोर्ड का शिकंजा कस रहा है। IBC 24 में खबरें दिखाए जाने के बाद बोर्ड ने संचालक हरबख्श सिंह बत्रा से 64,28,000 रुपए वसूलने का नोटिस दिया था। पिछले 4 सालों से ये शख्स अपने रसूख के दम पर बोर्ड की फीस नहीं चुका रहा था। अब इसने एक नोटिस पर ही 36 लाख रुपए जमा करा दिए। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक बत्रा पर 4 सालों की फीस के रूप में 48 लाख रुपए बकाया हैं।
उस पर पेनाल्टी के रूप में 16 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। यानी कुल मिलाकर हरबख्श बत्रा को 64,28,000 रुपए जमा कराने हैं। टोटल 36 लाख रुपए उसने जमा कराया है और जो इसके बाद बाकी है जो भी है उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द ये पूरा पैसा जमा करा देंगे। इसमें लीगल वकील जो है इम्पेलेंट में है जो उससे हमने सलाह मांगी है कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं आगे, तो उन्होंने बताएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। इस पूरे प्रकरण में हाउसिंग बोर्ड सख्त कार्रवाई के मूड में है। हरबख्श सिंह बत्रा की मनमानी को शह देने वाले कुछ अफसरों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं हाउसिंग बोर्ड क्वींस क्लब में नशे की पार्टी के साथ यहां आए दिन होने वाली पार्टियों का ड्रग्स कंजम्पशन और डीलिंग की बातों को लेकर नाराज है। अपनी छवि बचाने के लिए हाउसिंग बोर्ड अब वकील से बात कर क्वींस क्लब के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराने का विकल्प भी तलाश रहा है। यानी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले क्वींस क्लब के संचालकों पर हाउसिंग बोर्ड का डंडा चलना तय माना जा रहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। क्वींस क्लब के इस मामले पर IBC 24 लगातार आपको हर पल की अपडेट दे रहा है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, IBC 24 की जो मुहिम है ये लगातार रंग ला रही है और एक बड़ी कार्रवाई हुई है, सिकंजा कसा गया है और जो फीस 4 साल से नहीं मिली थी, 4 साल में नहीं वसूला गया था, वो अब IBC 24 की खबर के बाद सिकंजा कसा है और एक नोटिस पर ये फीस जमा की गई। ये क्वींस क्लब के संचालन में बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा था, सालों से हो रहा था। कई तरह की अनियमितता बरती गई और जब ये क्वींस क्लब में पार्टी हुई लॉकडाउन के दौरान, वहाँ पे गोली चली, नशे की पार्टी आयोजित होने की खबर बाहर आई और उसके बाद IBC 24 लगातार इस मामलों को उठाता रहा। हमने क्वींस क्लब के अनियमितता के संबंध में अनेक रिपोर्ट्स दिखाई और बताया कि किस तरह से रसूख के दम पर संचालक हरबख्श बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड के नियमों को तार तार किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए न किसी दूसरे के साथ सौदा किया बल्कि उसे संचालन का अधिकार भी दे दिया जो नहीं वो कर सकता था। दूसरी बड़ी अनियमितता हमने दिखाई कि 4 सालों से बत्रा फीस नहीं जमा कर रहा था, उसके शुल्क नहीं पटाए थे और तो और हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने उनकी मनमानी पे आंखें मूंद ली और उस पर कोई नोटिस नहीं दिया, कोई से जवाब तलब नहीं किया गया। तो इन तमाम अनियमितताओं को उजागर करते रहने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड भी कार्रवाई के मूड में आ गया है और पहली कार्रवाई जो हुई है बत्रा के खिलाफ वो नोटिस के रूप में हुई और उसके बाद बत्रा ने 36 लाख रुपए जमा कराए हैं। हालांकि अभी भी 28 लाख रुपए करीब बकाया है, उसका वसूल किया जाना बाकी है। इसके अलावा भी दूसरी तरह की कार्रवाइयों के संकेत भी मिलने लगे। हम लगातार ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि जिस तरह से मनमानी की है, जिस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल किया है संचालक हरबख्श बत्रा ने, वो बेहद नागवार गुजर रहा है आपके वर्तमान के जो हाउसिंग बोर्ड अधिकारी है और उन तमाम बिंदुओं को देखा जा रहा है कि किन किन पॉइंट्स पे उसने नियमों का उल्लंघन किया, कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन किया और उन तमाम मुद्दों पे जो कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के जरिए हो सकती है, नोटिस के जरिए, वो की जा रही है। साथ में FIR करने के भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड ने अपने लीगल इम्पैनलमेंट से ये सलाह मांगी है कि इन शर्तों का उल्लंघन किया है बत्रा ने, उन पॉइंट्स के आधार पे क्या क्या FIR किन किन धाराओं में हो सकती है उसका सुझाव दे। तो वो 2-3 दिन में सुझाव आ जाएंगे और एक अंतिम जवाब भी अभी आना बाकी है बत्रा की ओर से। जो दूसरी नोटिस जारी हुई है इन लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के बारे में, उसके बारे में बत्रा ने जवाब नहीं दिया है। 21 तारीख तक उसकी टाइमलाइन है। तो जैसे जवाब आता है और जैसे ही लीगल ओपिनियंस आते हैं उसके बाद तय मानिए कि बत्रा के खिलाफ और जो संचालक हैं इमिनेंट ग्रुप में उसके खिलाफ हाउसिंग बोर्ड एक सख्त कार्रवाई करेगा। तो हम जो लगातार मुहिम दिखा रहे हैं ड्रग्स से संचालन से लेकर के और क्लब के संचालन में जो अनियमितता बरती गई उस पर ये मुहिम रंग ला रही है और जो तमाम एजेंसियां हैं इससे जुड़ी हुई, क्वींस क्लब से जुड़ी हुई, अब वो कार्रवाई कर रही है और आगे भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दे रही है। बिल्कुल राजेश, IBC 24 की ये मुहिम तो लगातार रंग ला ही रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल हाउसिंग बोर्ड पर भी खड़ा होता है कि 4 साल तक एक संचालक फीस नहीं भरता, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड ने की? और दूसरी ये कि संचालक अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं अधिकारियों की शह उन्हें मिली है, तो उन पर क्या कार्रवाई की जानी है अब?
जी बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया और हम भी ये लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी ये है कि पिछले 4 सालों से बत्रा की जितनी भी अनियमितता रही और उस दौरान क्वींस क्लब के संचालन यानी उस पर देखरेख करने का जो अधिकार दिया गया था जिन संपदा अधिकारियों को, उसमें 2 नाम तय हो गए हैं जिसके कार्यकाल में ना पैसे जमा कराए और ना ही उनको नोटिस दिया गया। तो ये 2 प्रमुख जो संपदा अधिकारी हैं ये सीधे सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया ही दोषी पाए जा रहे हैं। तो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इनको नोटिस भेजा जा रहा है कि आपने कार्रवाई में ढील क्यों की। और जो हमारी बातचीत लगातार हो रही है हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उसके ये है कि इसमें एक कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है कि इसमें से किसी के खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी जाए या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के खिलाफ FIR भी कराई जा सकती है। ये अपनी इंटरनल स्थिति है, लेकिन ये अब कब होती है ये हमें देखना बाकी रहेगा। दूसरा ये कि जो बत्रा था वो अकेले इस काम को नहीं कर सकता था। तो जिस लेवल के अभी बातचीत हो रही है सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि शासन में बैठे उच्च पदस्थ जो लोग हैं, अधिकारी हैं या फिर मंत्री नेता, इनके भी कुछ ना कुछ प्रेशर मिले रहे होंगे जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई। तो अब ये देखना रहेगा कि जो इसमें दोषी हैं उस पर हाउसिंग बोर्ड किस तरह की कार्रवाई करता है। अभी तक तो हमें जो जानकारी है उसमें 1-2 अधिकारियों की विभागीय जाँच बैठनी है, उनको नोटिस दिया जाना है, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, उसमें FIR होती है या उसके खिलाफ कुछ और कार्रवाई होती है ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन ये तय है कि कार्रवाई होगी। जी तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। ड्रग्स के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है और मुहिम का ही असर है कि लगातार नशे के कारोबार के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब कोकीन सप्लाई केस में रायपुर पुलिस 2 और आरोपियों के काफी करीब पहुंच चुकी है। जल्दी ड्रग्स लेने और इसे अलग अलग लोगों को खपाने के मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों ही आरोपी व्यापारी वर्ग से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं इनके अलावा कुछ लड़कियां भी हैं जिनकी संलिप्तता सामने आई है। आगे होने वाली कार्रवाई में शहर के कुछ रसूखदारों की गिरफ्तारी होने के भी पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, जिनमें रायपुर के विकास पंछोर, श्रेयांश झाबा, संभव पारक, हर्षदीप जुनेजा, बिलासपुर से आकाश शुक्ला और मिनहाज मेमन, एक महिला पैडलर भी शामिल है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गांजा और बाकी नशा कारोबारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। आने वाले समय में और भी अरेस्टिंग्स होगी। बहुत सारी चीज़ें हम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बता नहीं सकते, रिवील नहीं कर सकते। और एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की कि ऑलमोस्ट सारे पेडलर्स अभी अरेस्टेड हैं, बारिंग 1 और 2, 1-2 को छोड़ के। तो वो भी हम ग्रेजुअली जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव की घोषणा हो गई है। रायपुर में हुई बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने चुनाव की सहमति दी और एक चुनाव अधिकारी भी तय किया है। अधिकारी ही चुनाव की तारीख और प्रक्रिया तय करेंगे। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा के अनुसार वर्तमान में करीब 17,000 सदस्य हैं। पहली बार कोरोना वायरस के चलते जिलों में ही मतदान करवाया जाएगा। जिन जिलों में 500 से अधिक सदस्य हैं उनकी मतदान प्रक्रिया संबंधित जिले में ही होगी। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यकाल 3 साल का होता है और इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त होगा। चैम्बर की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें चुनाव को लेके जानकारी दी गई सभी सदस्यों को और चुनाव समय पे होंगे। और हमने आज चुनाव अधिकारी श्री शिवराज जी भंसाली को बनाए हैं। आज की महत्वपूर्ण मीटिंग में एक ये भी निर्णय हुआ कि सभी सदस्यों की भी राय थी कि जहाँ जहाँ 500 से ज़्यादा मतदाता है वहाँ पर चुनाव कराया जाए। गरियाबंद जनपद उपाध्यक्ष प्रवीण यादव के घर 3 बदमाश तलवार, खंजर और छुरा लेकर घुस गए। जनपद उपाध्यक्ष गले पर तलवार टिकाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और तभी उनके छोटे भाई ने धक्का देकर आरोपियों को जनपद उपाध्यक्ष से दूर कर दिया। इसके बाद जनपद उपाध्यक्ष ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी। वहीं सूचना पर पुलिस और SDOP तुरंत ही मौके पर पहुंचे और पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां बनाकर आरोपियों की तलाश की गई। इस दौरान झाड़ियों में छिपे आरोपियों ने खंजर फेंककर जनपद उपाध्यक्ष के भाई को घायल भी कर दिया। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक गांव का और 2 बाहर के बताए जा रहे हैं। वहीं SP ने पुलिस टीम की तत्परता के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। प्रवीण यादव के यहाँ अफरोज खान अपने 2 साथियों को हत्या के नियत से इसके घर घुसा था। इनके ऊपर प्रहार किया गया। इनके भाई द्वारा बीच बचाव किया गया था। जैसे ही थाना गरियाबंद को सूचना मिली, विकास ने अपनी टीम को लेकर सघन तलाशी किया गया। इसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में ये दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 16 अक्टूबर को जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों से छत्तीसगढ़ में उद्योगों सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं और लोगों को रोजगार मिला है। ये बहुत अच्छी खबर है कि जो लगातार हम लोगों ने काम किया है उसके कारण से ये रिपोर्ट जो आया है और हम लोगों को और इसमें काम करना है, उसमें और सुधार आए। जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र के लोटापानी जंगल में लकड़ी बीनने गई एक महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। मृतक महिला लोटापानी वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की पत्नी थी। मृतक महिला के परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन हाथियों के आक्रामक होने से शव को नहीं उठा सके। कुनकुरी वन अधिकारी ने काफी दिक्कतों के बाद हाथियों को खदेड़कर महिला का शव बाहर निकाला। शाम हो जाने से महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका है, लेकिन वन कर्मियों का कहना है कि यहाँ एक हाथी की मौत के बाद से ही दूसरे हाथी काफी गुस्से में देखे जा रहे हैं। वहीं पास के कुरकुंगा गांव में भी एक हाथी पहुंचकर घंटों तक उत्पात मचाता रहा। वन कर्मियों ने आसपास के लोगों को सचेत किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।